अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। First of all, we will discuss about osteoarthritis. Both osteoarthritis and rheumatoid arthritis are common types of arthritis. Okay. First of all, we will discuss about definition of osteoarthritis. अच्छा, ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ का मतलब होता है कि जो एज के साथ साथ होती है, ठीक है, एज बढ़ने की वजह से होती है, इसे हम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कहते हैं। क्योंकि हमें पता है एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उनमें से एक चेंजेस ये भी होती हैं कि हमारा जो कार्टिलेज है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही होती है, ठीक है। डीजनरेटिव चेंजेस या एज रिलेटेड चेंजेस के अलावा और भी चेंजेस होती हैं जिनकी वजह से, या और भी कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। वो हम आगे कॉजेज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कार्टिलेज की डीजनरेशन होगी, चाहे एज की वजह से हो या किसी भी और कॉज की वजह से हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होगी, स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है, और जो जॉइंट का फंक्शन है वो कम हो जाएगा, मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, ठीक है। इसको हम वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेयर एंड टेयर का मतलब ये होता है ना कि तोड़ फोड़, तो हम यही कह सकते हैं कि कार्टिलेज की, हमने बताया, ब्रेक डाउन होता है, तोड़ फोड़ होती है, डीजनरेशन होती है, ठीक है, इसलिए इसको वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये एज रिलेटेड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमें पता है वो डिसऑर्डर होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज स्टार्ट कर देता है बनाना, ठीक है, और हमारी ही बॉडी के ख़िलाफ़ रिएक्शन लेता है। सिमिलरली इसी तरह होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है? हमारे जॉइंट्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जॉइंट डैमेज होता है, वहाँ पे पेन होती है, और डिफरेंट सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सिस्टेमिक सिम्टम्स हम कहते हैं कि मतलब फीवर जिसमें आ जाता है, ठीक है, वेट लॉस और फटीग वगैरह, ठीक है, ये सब आगे हम देखेंगे। सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हमें ये वाले देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपने डेफिनेशन में ये बात याद रखनी है कि ओस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेटिव डिजीज़ है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर कार्टिलेज की ब्रेकडाउन या डीजनरेशन होती है और इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, इसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेज़ की, ठीक है। सबसे पहले जो ओस्टियोआर्थराइटिस की कॉज है दैट इज़ एजिंग। मैंने आपको भी बताया कि एज के साथ साथ डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज की ब्रेकडाउन या डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, जॉइंट्स में पेन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। सेकेंड जो कॉज है दैट इज़ जॉइंट इंजरी। इसमें क्या है, अगर पहले कोई जॉइंट की इंजरी हुई है तो उसकी वजह से कार्टिलेज की ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, मतलब एज से पहले ही कार्टिलेज की ब्रेकडाउन ज़्यादा स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू प्रीवियस इंजरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेस। अगर किसी बंदे का ऐसा ऑक्यूपेशन है या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से बार बार उसके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है, उस वजह से भी क्या होता है कि उसके कार्टिलेज की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फोर्थ कॉज इज़ ओबेसिटी। अच्छा, हमें पता है कि अब ओबेसिटी में क्या होता है, वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे कि नीज़ और हिप्स, इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने की वजह से इनके अंदर कार्टिलेज की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हमने देखा भी हुआ कि नीज़ और हिप्स के ओस्टियोआर्थराइटिस
ज़्यादा होते हैं, स्पेशली नीज़ के, तो उसकी वजह यही होता है क्योंकि ये हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, इन पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है। ठीक है, लास्ट कॉज है जेनेटिक्स। अब फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी की ओस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसके अंदर फिर जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉजेज़ की। पहली कॉज है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो हमारे ही बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिसमें क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट डैमेज होता है, पेन होती है और सिस्टेमिक सिम्टम्स आते हैं। सारा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉज इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, अगर तो किसी की फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो उसके अंदर भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्मोकिंग आ जाता है। ठीक है, या कुछ ऐसे हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है, जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, केमिकल से उनका एक्सपोजर होता है, तो उनके अंदर फिर क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सबसे पहले हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ओस्टियोआर्थराइटिस की। मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होती है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बोन चेंजेस होती हैं। ठीक है, बोन थिक होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे बोन स्पर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ओस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग भी हो जाती है। ठीक है, और साइनोवियल चेंजेस आती हैं। जो साइनोवियम है उसकी कभी कभार इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में नहीं होती, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इसमें साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट डैमेज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी तो जॉइंट जो है उसके अंदर कार्टिलेज है और जो बोन वगैरह है वो उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और सिस्टेमिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सिस्टेमिक इफेक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कॉमनली कौन कौन से जॉइंट्स इफ़ेक्ट होते हैं इन दोनों केसेस में। सबसे पहले ओस्टियोआर्थराइटिस में नीज़ ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, हिप्स होते हैं, हैंड्स होते हैं और स्पाइन होता है। ठीक है, ज़्यादातर हमें नीज़ और हिप्स का ओस्टियोआर्थराइटिस ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज़्यादातर लार्ज जॉइंट्स में होता है, जैसे नीज़, हिप्स वगैरह। ठीक है, और वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, और ये दोनों ही हमारे पास वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं। ठीक है, जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि हैंड्स, रिस्ट, नीज़, एंकल्स, फीट वगैरह। ठीक है, पीआईपी जॉइंट, डीआईपी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्मॉल जॉइंट्स पे होता है। ठीक है, और इन दोनों का एक और भी डिफरेंस है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो एक साइड पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब वन साइड होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं होता, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होता है, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों जॉइंट्स को इक्वली इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स। सबसे पहले ओस्टियोआर्थराइटिस में जो सिम्टम देखने को मिलता है, जॉइंट पेन। ठीक है, जॉइंट पेन ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर तब ज़्यादा होती है जब पर्सन एक्टिविटी करता है। ठीक है, और जैसे ही वह रेस्ट करता है तो उसकी जो है वो सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, स्टिफनेस देखने को मिलती है। स्टिफनेस कब देखने को मिलती है, ज़्यादातर मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। ठीक है, और जब पर्सन जो है ज़्यादा देर रेस्ट करता है ना, तब स्टिफनेस ज़्यादा होती है। काम करता रहे तो स्टिफनेस इतनी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलविंग। अब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से स्वेलविंग भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ हो जाती है अफेक्टेड जॉइंट के अंदर। जो सा भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा, जिस भी जॉइंट के ऊपर ओस्टियोआर्थराइटिस होगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी। ठीक है, और ग्रेटिंग सेंसेशन। ग्रेटिंग सेंसेशन का मतलब ये कि ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में पॉपिंग या क्रैकलिंग साउंड आती है जॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जॉइंट पेन आती है। ठीक है,
लेकिन इसमें जॉइंट पेन ये होती है कि दोनों साइड पे जो जॉइंट्स हैं उन दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, कि दोनों साइड के जॉइंट्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वेल्विंग और रेडनेस होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। स्टिफनेस, इसमें क्या होगी कि मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और ज़्यादातर रेस्ट के बाद होती है। जब पर्सन रेस्ट करता है, काम नहीं कर रहा होता, तो ज़्यादा स्टिफनेस होती है, ठीक है। फटीग देखने को मिलती है, ठीक है, ज़्यादातर बंदा थका थका रहता है, ठीक है। फीवर एंड वेट लॉस, कुछ केसेस के अंदर सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पहले, ठीक है। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, ठीक है, और वेट लॉस वगैरह हो सकता है पर्सन का। मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करें तो दोनों के अंदर ही मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का ये तरीका है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से कम टाइम के लिए रहती है, ठीक है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए रहती है मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जॉइंट्स कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वेट बेयरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर बॉडी के, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे PIP DIP जॉइंट्स, ठीक है। और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के जॉइंट्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, ठीक है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमें एक्सरे पे जॉइंट्स पे इसकी नैरोइंग देखने को मिलेगी, बोनी चेंजेस देखने को मिलेंगी जिसमें ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बने होंगे, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा, हम जॉइंट की असेसमेंट करेंगे, उसकी सिमेट्री देखेंगे कि दोनों साइड पे इन्वॉल्व है। अगर दोनों साइड पे इन्वॉल्वमेंट है, डैट मीन्स कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। और सिस्टेमिक सिम्टम्स देखेंगे कि फीवर, फटीग, वेट लॉस वगैरह हो रहा है। अगर हो रहा है तो डैट मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सिस्टेमिक सिस्टम्स नहीं इन्वॉल्व होते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हमें ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है, ठीक है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर हमें RF फैक्टर देखने को मिलता है, जिसे रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और ESR बढ़ा हुआ होता है, CRP प्रोटीन, C रिएक्टिव प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ठीक है। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन डिवेलप हुई हुई है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों का ट्रीटमेंट में यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, वेट लॉस करना है, ठीक है। और सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करके साइनोवेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिंटिंग या ब्रेसिस करके काम चला सकते हैं, मतलब पेशेंट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पेन वगैरह के लिए हम डमार्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशंस दे सकते हैं, ठीक है। डमार्ट्स बेसिकली उसी के लिए होती हैं और पेन वगैरह के लिए हम एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक डिफरेंस, जो कि था ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।